अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने बनाम सरकार। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अंग्रेजी में कहते हैं कि मनी इज़ हनी माय डियर सनी एंड द रिच मैन जोक इज़ ऑलवेज फनी। और पंजाबी में कहते हैं जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। एक तो बंदा अमीर उतों उन्होंने हर चीज़ मिलेगी। पाकिस्तान में आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, वो कहते हैं भाजी मीर का कानून वखरा है तो गरीब का कानून वखरा है। यही सूरत हाल जो सी है वो नौकरियां देने के मामले में भी है। यहाँ पर ऐसे लगता है कि अंग्रेज़ जो से हैं वो जा चुके हुए हैं, लेकिन हम आज तक गुलामी से आज़ाद नहीं हो सके। हमने अंग्रेज़ों की जगह अपने में से ही कुछ लोगों को उठा के अपना सरदार बना दिया, अपना हुक्मरान बना दिया, और उन्होंने वो जो दर्जात थे, वो जो क्लासेस की डिवीज़न थी, वो जो सी अभी तक कायम रखी है। दर्जा 1 से दर्जा 4 तक सरकारी मुलाजमीन में उनको शूदर समझा जाता है। जो सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो दर्जा 4 के या दर्जा 1 के जो लोग हैं वो बड़ी अच्छी तरह मेरी इस बात को समझ जाएंगे। और जो उससे ऊपर चले जाएँ आप, जो दर्जे बढ़ते जाएंगे, तू जनाब आपके मरातें और आपकी इकबाल में जो बुलंदी है वो बढ़ती जाएगी, और आपका जो आपकी पावर का अंदाज़ा वो आपको हो नहीं सका। जब आप ग्रेड 21 तक पहुंचेंगे, जो आखिरी ग्रेड है, उसके बाद ग्रेड 22 होता है, तो वहाँ तक जब आप पहुँचेंगे तो उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई इस जगह का मालिक और हुक्मरान मैं ही हूँ और मैं बादशाह भी हूँ यहाँ का। ये भी आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा जब आप अफसर बनते हैं। लेकिन जो आप नीचे रहते हैं तो बस आपकी ज़िंदगी जो सी है वो अजाब रहती है और आपको समझ नहीं आती कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम इसलिए सरकारी मुलाजमत पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी 2 बड़ी जदीद एग्जाम्पल आपके सामने आई हैं। एक डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी की, जिन्हें किंग एडवर्ड में एक नया जो सा है डिपार्टमेंट बना के वहाँ पर उनको नौकरी दी गई है। 8 लाख रुपया, तकरीबन 8 लाख रुपया ये इन्फॉर्मेशन है कि उनको सैलरी दी गई। उनको कॉन्ट्रैक्ट आप साथ चलता हुआ देख रहे हैं। उसके बाद दूसरी जो थी वो ये थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो अहलियाँ हैं, खातून अव्वल हैं, बुशरा बीबी, उनकी बहन को नौकरी दी गई है हायर एजुकेशन में। इतना टैलेंट है पाकिस्तान में माशाल्लाह। तो दोनों जगह पे कहा गया है कि ये नौकरियां मेरिट पे दी गई हैं, इसमें कोई कसूर नहीं। ये अगर उनका ये कसूर है कि वो किसी बड़े आदमी के रिश्तेदार हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वो मेरिट पे पूरा उतरते हैं। अब मेरिट पे कितना पूरा उतरते हैं, क्या करते हैं, ये अब तुसी कही जाओ तो सानू कही जाओ, मनी जाओ तो मान लांगे, तुसी मालक हो भाजी, तुसी बॉस हो, मान लांगे, जो तुसी कहोगे मान लांगे। सासी की कह सकते हैं आप। हमने अपने इदारों को तबाह किया, मेरिटोक्रेसी ख़त्म की, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे मेरिट को नज़रअंदाज करते हुए उन लोगों को वहाँ बैठाया इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जो डिज़र्व नहीं करते थे। किसी जगह के ऊपर किसी की कोई ज़ाती प्रेफरेंस या किसी की कंसिडरेशन हमने नहीं ली। जो माशरे के अंदर मेरिट का सिस्टम बेहतर होता है वो हमेशा आगे निकल जाता है। हमारे साथ खड़े हैं बेला साहब, जो यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजिम है। इनके साथ हमने एक प्रोग्राम किया, इनको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया। मैं आज अब सिर्फ आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि प्रोसीजर क्या होता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ये ग्रेड कौन सा बनता है? ये चौथा ग्रेड, 4th ग्रेड बनता है, और दर्जा 4 हम जिसे कहते हैं। जी। और इसकी तनख्वाह 25,000 रुपया है। नहीं जी, ये 17,000। 17,000 ये डेली बेस पे होती है? नहीं, ये होता है 26 दिन की बुकिंग होती है। 26 दिन की बुकिंग होती है कंसोलिडेट। कितने अरसे से आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे हैं? मैं तकरीबन 2001 में ना ये कॉन्ट्रैक्ट पे आया हूँ। 20 साल हो गए हैं आपको? हाँ जी, उससे पहले मैं 6-7 साल वैसे कैजुअल करता रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सुनने देखने वालों को, आप हैं कौन? अब ज़रा इनकी तारीफ सुनिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये कौन साहब हैं और इनकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं और ये कितने एक मेरिट पे उतरते हैं। आपके वालिद साहब का पहले बताएं कौन है वो? वो एक बहुत अजीम सूफी सिंगर हामिद अली बेला साहब, जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम पैदा किया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के जितने भी गाने वाले हैं कोई ऐसा बंदा नहीं जो ये ना गाता हो मायने में किन आखा। अपना बताएं, आप कहाँ कहाँ परफॉर्म करते हैं और कितने अरसे से म्यूजिक सीख रहे हैं? मुझे 30 साल हो गए, मैंने दुनिया भी देखी है काफ़ी, बाहर दुनिया सारी फिरे हैं। हाँ जी, और यकीन माने मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि अपने मुल्क में और अपने शहर में इतनी परेशानी का सामना करना पड़े। मुझे इस बात का यकीन नहीं आता।
मेरे वाला साहब ने उस वक्त रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन किया जब ट्रक में रिकॉर्डिंग होती थी। ट्रक में रिकॉर्डिंग होती जी, उसमें मोहम्मद रफ़ी, अली बख्श ज़हूर, आलम लोहार साहब और तफ़ैल नियाज़ी साहब, इस तरह के आर्टिस्ट होते थे। दुनिया कहाँ कहाँ फिरे हैं? मैं मलेशिया, थाईलैंड, डेनमार्क, दुबई, इंडिया, काफी सारी जगह परफॉर्म जी, करके जी, हैं, जी, पाकिस्तान का नाम रोशन जी, करके जी, हैं, जी। लोगों ने वो आपको सुना है। इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, ऐसा टैलेंट है माशाल्लाह। अब मेरे ख्याल से ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इस मेरिट के लिए काफ़ी हैं कि ये अपने जिस फील्ड में हैं उस पर ये अथॉरिटी हैं, 30 साल से ये काम कर रहे हैं। इनके वालिद साहब एक बड़े मशहूर गायक थे और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, गरीक रहमत करे। और ये भाई जो उनसे हैं ये 30 साल से ये काम कर रहे हैं और ये भी म्यूज़िक में अच्छा नाम रखते हैं। उसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा है, यानी कि अगर अथॉरिटी और मेरिट की बात करूँ मैं तो इनका कॉन्ट्रैक्ट जो उनसे है वो 17,000 रुपये का है, जो पिछले 20 साल से इनको मिल रहा है। अब जो अगला कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह फील्ड में जिन्होंने कुछ अर्सा कोई डिप्लोमा किया है, कुछ अर्सा किसी जगह पे स्टडी की है, उनके लिए नया डिपार्टमेंट क्रिएट करके नया उनको ओहदा दे देना, ये बातें समझते जाएं। आपकी और लोगों से भी बात कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और ये गोरख धंधा ये नहीं है, ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि जी अगर मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो उनसे बड़ा नुकसान किया है, उन्होंने मेरिट की धज्जियाँ बिखेरी हैं। नहीं, ये असल में फितरत है कुर्सी की, यानी कि जो कुर्सी पे बैठता है ये उसकी फितरत बन जाती है कि अपनों को नवाजना वो अपना फर्ज समझता है। और फिर रिश्तेदार भी बड़े तंग करते हैं ना, वो कहते हैं भाई हुण तू बड़ा बंदा हो गया, सानू पुछदा नहीं, सानू लवा ला है। भाभी कहते होंगे कि तू वज़ीर आज़म बन गया तो भैन मेरी नूं लवा, उन्हें क्या होना अच्छा भाई ला देने फिर हुण घर देंगे कि चलती है। ये हमारा कल्चर भी है, कल्चर तो हम कहीं ना कहीं जिंदा रखे हुए हैं। आपकी और लोगों से बात करवाते हैं, आपको बताते हैं कि दर्जा 4 की नौकरी हासिल करना पाकिस्तान में कितना मुश्किल है। लेकिन अगर आप किसी बड़े बंदे के धी पुत्र हैं तो जानू कोई मुश्किल नहीं है, इजी हो जाए आप। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, अगर कोई बंदा करोड़ रुपया दे के तहसीलदार बनता है, कोई बंदा 50 लाख रुपया दे के जूनियर क्लर्क बनता है, कोई बंदा 25 लाख रुपया दे के कहीं चपड़ासी भर्ती होता है, तो यकीन माने उसने वो 25 का 50 करना है। ये है करप्शन की जड़ जो आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर ढूंढ रहे हैं और आप सोचते हैं कि ये कैसे ठीक होंगे, ये कैसे काम करेंगे। वो तमाम की तमाम जड़ ये है कि लोग मेरिट पे नहीं हैं। जिन कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, सरकारी नौकरी हासिल करने की बात हो रही है, प्यारे वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा कहा था एक तकरीब से खिताब करते हुए, वो ज़रा सुने। जो एक आसान रास्ता लोग ले लेते हैं, मेरे पास कई आते हैं जी मुझे जी सरकारी नौकरी दे दो। मैं कहा क्यों सरकारी नौकरी चाहिए, बस जी पेंशन लग जाएगी, आएगी काम करो या ना करो कि तनख्वाह मिल जाएगी। ये जो रास्ता होता है तबाही का रास्ता है। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब को सब कुछ पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है। उनको ये पता है कि सेनेट में टिकटें बिकती हैं, इलेक्शन जो सा है वो रिग्ड होता है, लोग पैसे खाते हैं, सब पता है उनको। उनको ये भी पता है कि जो सरकारी नौकरी पे जो हासिल करना चाहते हैं, जो मुलाजम होते हैं वो याशी करते हैं और मोस्टली लोगों की कोशिश होती है काम ना करना पड़े तो सरकारी नौकरी कर लो। ये सब कुछ इन चीज़ों को पता है और ये वो शख्स हैं जिनको ये सब चीज़ें पता है, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, जो ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं। पाकिस्तान जो सा है वो जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर जमहूरियत की ताकत है, तो फिर इमरान खान साहब को ये तमाम चीज़ें ठीक करने से रोकता कौन है? ये मैं अक्सर सवाल करता हूँ खुद से और ख़ुद ही चुप कर जाता हूँ कि भाई बड़े लोग बड़ी बातें, हम छोटे लोग छोटी बातें सोचते रहते हैं। तो ऐसा ना सोचा करें, आपका वैसे ज़हन ही ज़ाया होगा इन चीज़ों में बातें करके। अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे एक भाई बड़े प्यारे, जो सरकारी नौकरी हासिल करने की मैराथन में हिस्सा ले चुके हैं और उस मैराथन में वो हमेशा हारे हैं। क्यों हारे हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बिलाल भाई? तबीयत ठीक है? बिलाल भाई पहले तो ये बताएं कि अखबारों में ढूंढते हैं आप ये नौकरियाँ, क्या करते हैं? मैं जो अपनी जॉब है पहले तो न्यूज़पेपर में देखता था। अच्छा चलिए सारा कुछ छोड़ने से पहले ये बताएं आपने पढ़ा क्या है, क्या तालीम क्या? मेरा MBA इक्वल टू MPhil है। MBA इक्वल टू MPhil है। कहाँ से पढ़े आप? मैंने नमल लाहौर कैंपस से किया है। इमरान खान साहब के? नहीं, नमल जो नेशनल यूनिवर्सिटी मॉडर्न लैंग्वेज है। तो ये इमरान खान साहब? नहीं, ये फेडरल गवर्नमेंट की है, उनकी नमल है NAML। NAML, अच्छा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ इसमें। अच्छा ये फेडरल गवर्नमेंट की है? जी जी। अच्छा ये नमल जो सी है इससे आपने वो किया है, MBA किया MBA किया। अच्छा कौन सी डिवीजन में किया? मेरा 3.5 CGPA है। अच्छा और मैंने 3.5 यानी कि फर्स्ट डिवीजन बन जाती है। फर्स्ट डिवीजन है। अच्छा अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं एक जॉब सर्चिंग करके थक गया हूँ और अब बस ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ।
MBA करने के बाद मेरे भाई जो उनसे हैं वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अभी ये बताएं कि आपने तकरीबन कितनी बार अप्लाई किया है सरकारी नौकरी के लिए? मैंने अप्रॉक्सीमेटली कोई 100 टाइम्स एप्लीकेशन सबमिट करवाई हैं। 100 दफ़ा? यस। और 100 दफ़ा नाकामी? 70 टाइम्स मैंने एग्जाम्स में अपीयर हुआ हूँ। एग्जाम 70 दफ़ा आप एग्ज़ाम में भी अपीयर हुए हैं? जी। और उसके बाद कुछ ऐसी रिजल्ट ही नहीं आते, कुछ सीट कैंसिल हो जाती हैं, कुछ पे स्टे आ जाता है। रिजल्ट क्यों नहीं आते? क्या मतलब यार पेपर दे के आए हैं तो रिजल्ट ही नहीं आया? पेपर देखे रिजल्ट ही नहीं आया। क्या कहा? कुछ भी नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। कोई पूछने खींचने वाला नहीं? आपने अप्लाई किया कि भाई मेरा रिजल्ट तो दो, पेपर लिया, खर्चा किया, कागज पेंसिल लगी, पेपर वही देते हैं ना? पेपर देने से पहले उसकी डिपॉजिट फी जमा करवाते हैं, एप्लीकेशन फ़ी। कितनी फीस जमा कराई? मैं PPSC की फ़ीस जमा करवा रहा हूँ, जब 300 थी और अब तकरीबन 700 तक फ़ीस चली गई हुई है। और मेरे ख्याल से कोई हज़ारों की तादाद में एप्लीकेंट्स होते हैं, है ना? हज़ारों के, लाखों की तादाद में। कौन सी सीट के लिए अप्लाई किया अब तक आपने? मैंने ऑडिटर के लिए भी किया, मैंने तहसीलदार के लिए भी किया, मैंने डिप्टी डायरेक्टर के लिए भी किया, मैंने जूनियर क्लर्क के लिए भी किया। MBA हो गया, जूनियर क्लर्क के लिए भी अप्लाई किया फिर? लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। भाई ये एक एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये एक साहब हैं और इस तरह के हज़ारों लोग हैं, उनमें से आपका भाई भी शामिल है जो ये सारा कुछ कर चुका है। खुद भी PMS और उन सारों के पेपर दे चुका हूँ, लेकिन सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलती। ये आसान तरीका नहीं है। हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ पाकिस्तान में लाहौर में ऐसे लोग घूम रहे हैं, ऐसे बंदे फिर रहे हैं जो आपको कहेंगे कि इन्ने पैसे पढ़ाओ तो नौकरी लो। ऐसे वैसे लोग मिले आपको? होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरिट पे जाना। नहीं मिले आपको ऐसे लोग? वैसे मैंने पेपर देते हुए भी सुना ज़रूर है, ये उसका बंदा है, इतने पैसे में ये क्लियर हो रहा है, लेकिन मैंने हमेशा यही कोशिश रखी है मेरिट पे जाना है। इतना टैलेंट है पाकिस्तान में माशाल्लाह। ये वो मेरिट है जिसकी जंग खान साहब लड़ रहे थे, और वो कहते हैं अपने ट्वीट्स में भी हर जगह पे कि मैंने मेरिट की जंग लड़ी और हमने मेरिट पे बंदों को लगाना है। और आज भी 2.5 साल के बाद भी मेरिट का जो आलम है वो आपके सामने है। PPSC जो सी है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अंदर जो पीछे स्कैंडल निकला, जो पेपर आउट होते थे, लीक होते थे, लोग पैसे ले करते थे, 4-4, 5-5 साल से वो मुलाजमीन थे और वो पेपर आउट कर रहे थे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि जो सरकारी अफसरान हैं जो इस सीट पे आते हैं वो कैसे आते होंगे। और फिर अगर सोचने वाली बात है, अभी मैं बिलाल भाई साहब की और बात करवाता हूँ, बताता, लेकिन सुन लें ज़रा, एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि ਜਦੋਂ मैं मामे ਦਾ ट्रैक्टर ਵੇਚ के पुलिस 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕੀ ਹਵਲਦਾਰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵੇਂ 17,000 ਹੋਵੇ, 15,000 ਹੋਵੇ, ਮੈਂ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਆਂ, जिस तरह मर्जी बना के दियाँ, मामू को मुझे 2 ट्रैक्टर लेके देने हैं, क्योंकि मामू का ट्रैक्टर बेच के हम पुलिस में भर्ती हुए हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, अगर कोई बंदा करोड़ रुपया दे के तहसीलदार बनता है, कोई बंदा 50 लाख रुपया दे के जूनियर क्लर्क बनता है, कोई बंदा 25 लाख रुपया दे के कहीं चपड़ासी भर्ती होता है, तो यकीन माने उसने वो 25 का 50 करना है। ये है करप्शन की जड़ जो आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर ढूंढ रहे हैं, और आप सोचते हैं कि ये कैसे ठीक होंगे, ये कैसे काम करेंगे। वो तमाम की तमाम जड़ ये है कि लोग मेरिट पे नहीं हैं। जिन लोगों को आना चाहिए वो आ नहीं रहे। अब आपको कहानी सुनाते हैं इनके साथ बीती क्या। अच्छा, पेपर देने जाते रहे आप, तो क्या होता है, तैयारी करते हैं? पेपर दे के पहले तो अप्लाई करना, उसके बाद पेपर देना है। अच्छा जी। PPSC का पेपर कभी सब्जेक्ट की पोस्ट से रिलेटेड तो होता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और जनरल पेपर होता है। जर्नल पेपर होता है। पेपर दे के आगे समटाइम्स जी आप क्लियर हो गए हैं, रिजल्ट नहीं पता चलता, बस ये आता है आप सेलेक्ट हैं, आप रिजेक्टेड हैं या फेल हैं या पास। ठीक है, रिजल्ट का कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। ठीक है। समटाइम एप्लीकेशन सबमिट करवा दिया, इंटरव्यू भी हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई कॉल नहीं। अच्छा जी। रिसेंटली मैंने अभी पंजाब असम्बली में अप्लाई किया था 16 स्केल पे। 16 स्केल पे ये कौन सी पोस्ट थी? ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की थी। ओके, फिर क्या बना? इंटरव्यू भी दिया, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जब पता किया किसी से, कि दोस्त के थ्रू पता चला जी वो सीट ही कैंसिल हो गई हैं या किसी और को चली गई हैं। हाँ, और पता नहीं चलता कि आपको वो आपकी थी भी या नहीं थी। ये एक बड़ा अच्छा मेरिट को डिफाइन करने का तरीका है, वो ये है कि जब आपने किसी को लगाना हो, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, हकीकत जो होती है वो ये होती है कि आप अगर वज़ीर आज़म हैं तो आपकी वाइफ ने आपको ज़िद की है कि भाई मेरी बहन को लगवाओ यार, वो क्या इतना वो आ रही हैं बाहर, आप वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि वही आपको बताती हैं कि आप वज़ीर आज़म हैं और आपका प्रॉब्लम
ये है कि आपने लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो फिर वो आपको बताती हैं कि देखें बात सुने और मेरी बहन जुन सी हैं उनको प्लीज़ आप नौकरी लगवाएं, वो बाहर इतने पैसे ले रही थी और यहाँ पर भी उनको पैसे दिलवाएं, अब यहाँ पर उनका मेरिट बनता है क्योंकि भाभी ने कह दिया है तो मेरिट तो बनता ही बनता है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप सीट क्रिएट करते हैं, आप इश्तिहार देते हैं, आप फ़ोन करते हैं सेक्रेटरी साहब को, भाई सीट लगवाओ, ओके सर नो वरी, सीट क्रिएट की जाती है, सीट बनाई जाती है, उस पर इश्तिहार दिया जाता है, उस इश्तिहार पे लोग अप्लाई करते हैं, मेरे भाई जैसे लोग अप्लाई करते हैं, मेरे जैसे लोग अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं बड़े शौक से, ओहो सीट आ गई, हमें बड़ा मज़ा आएगा और हम इसके अंदर पेपर देंगे और हम मेरिट पर सिलेक्ट होंगे। फिर जब पेपर होते हैं NTS जिसे कहा जाता है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस के थ्रू या PPS के थ्रू या PMS के थ्रू या CSS के थ्रू, किसी भी फॉर्म के थ्रू जब पेपर देते हैं तो उसका रिजल्ट आपको सिर्फ इतना मिलता है, यू आर रिजेक्टेड और यू आर सेलेक्टेड। अब रिजेक्टेड जो हो गए वो तो गए, उनको तो पता ही नहीं भाई क्या पास हुआ, कितने पेपर दिए, क्या हुआ। मैं गलत हूँगा तो मुझे मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, ठीक है ना, मैं ये सही कह रहा हूँ। ऐसे ही है। आप जी पास हो गए हैं या रिजेक्ट हो गए। अच्छा, कई लोग तो वहीं पे निकल गए, जिन्होंने हज़ारों लोगों ने पेपर दिए, उनकी उम्मीदें थी, वो वहीं पे आउट हो गए, फिल्टर हो गए। अब उसके बाद जो बच गए, हमने अब खाना पूरी भी तो करनी है, उनको हमने कहा भाई उनमें हमारा अपना बंदा भी शामिल है, उसका भी पेपर दे के हमने क्लियर करवा लिया हुआ, वो पास हो गया है, सिलेक्टेड हो गया, यानी कि थ्रू प्रॉपर प्रोसेस बंदा आ रहा है आपका। आपने जिसको रखना है आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस ये नहीं है कि भाई किसी को बताया जाए तूने इतने नंबर लिए हैं, जिस तरह दूसरे पेपर्स में होता है, जिस तरह बोर्ड के पेपर में होता है कि फलां बंदे ने इतने नंबर लिए हैं, उसका ये क्राइटेरिया और इस वजह से हमने उसको नहीं रखा, इस वजह से रखा है, ताकि पता तो चले कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो पेपर्स देने के बाद हमें इंटरव्यू बुलाया जाता है। अब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर की मर्जी है, इंटरव्यूअर जो है वो अपनी मर्जी से बंदा सेलेक्ट करेगा। एक क्राइटेरिया NTS का तो हमने रिजेक्ट कर दिया ना, फिर अगर वहाँ पास हो गया वो आगे जाके इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएगा, वहाँ बहुत सारे लोग फिल्टर हो जाते हैं। वहाँ जाके कोई बंदा कह दे कि मैं तो फलां बंदे का रिश्तेदार हूँ, ओ अच्छा तुम उनके रिश्तेदार हो, अच्छा फला ये बताओ, फिर पता होता है कि भाई किसको रखना है और वो बंदा रखा जाता है। अब अगर मैं ये गलत कह रहा हूँ, जो रखने वाले हैं वो भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन अब उन्होंने मुझसे इख्तलाफ करना है तो वो करते रहे। ये बताएं, कभी आपने कोशिश की ये जानने की कि मेरा पेपर का रिजल्ट क्या आया? मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है। अभी मैंने रिसेंटली, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हाँ। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में अप्लाई किया हुआ, ठीक है, मेरा एग्ज़ाम्स भी हो गया, ठीक है, और मेरा कोई रिज़ल्ट सितंबर अक्टूबर का रिज़ल्ट भी अनाउंस हो गया हुआ। अच्छा, या पास है? और मैं तीनों में मैं पास हूँ। तीनों में पास है? तीनों में पास हूँ, और मेरा 80 में से 72, 60, 69 इस तरह मार्क्स हैं। मार्क्स भी बड़े अच्छे हैं। इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, ऐसा टैलेंट है माशाल्लाह। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में मोस्टली कॉल करके पता करता हूँ कि इनकी आगे क्या प्रोसेस है, कब इनकी हायरिंग कंप्लीट होगी। अभी सारा कुछ बंद है, कुछ नहीं पता, कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता कब होगा। और आप ऐसी हैं? हम ऐसे ही हैं। नाज़रीन, एक और इशू भी बड़ा अहम है, वो इशू ये है कि जो नर्सेज हैं, नर्सिंग के पेपर हुए पिछले साल, उनका भी रिज़ल्ट जो है वो अभी तक पेंडिंग है। उन बेचारी बच्चियों को पता ही नहीं है जिन्होंने नर्स बनना है कि हमारा होगा क्या और हमारे साथ हमारा फ्यूचर क्या होगा और वो रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, वो आज तक पेंडिंग है। लेकिन अगर हमने किसी को सीट देनी हो तो हम सीट क्रिएट करते हैं, उस सीट के ऊपर बंदा रखते हैं, उसकी सैलरी लगाते हैं और बड़े शौक से उसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाते हैं। लेकिन जब हमने नहीं रखना हो तो फिर बंदा जो सा मेरा भाई वो टॉप नंबर भी ले ले, टॉप भी कर ले, जहाँ मर्जी टॉप कर ले, नौकरी नहीं मिलती ना, रुपये चलते हैं। मलक रियाज साहब हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, वो भाई क्या है, बड़े अच्छे टाइकून है, बिजनेस टाइकून है। उनका एक इंटरव्यू टीवी पे चला था, मैं अपने कोलों थोड़ी ना कह रहा, मैं कभी मिलिया नहीं, तो उन्होंने कहा था कि फाइलें जो सी उनको पहिए लगा दिए जाते हैं, तो पहिए जो सी हैं अभी तक लग रहे हैं। पहिए किसी के बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, साढ़े पहिए बनते नहीं बनते ना आपके पहिए, तभी हम यहीं पे हैं, थड़े पे ही बैठे हैं। चलें आपकी और लोगों से बात कराते हैं और आपको जो मेरिट की धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं, उसकी जो गोरख धंधा है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ये जो क्लास सिस्टम है हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ये बड़ा ख़तरनाक है। और अगर जब तक ये रहेगा तब तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, तब तक हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम यही हरकतें करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं। यकीन माने, गरीब से गरीब बंदा भी, मेरा भाई है, बड़ा अच्छा, अल्लाह ताला इसको खुश रखे, इसने भी बड़ी मेहनत की होगी, बड़ी सर तोड़ जान मारी होगी और टक्कर मारी होगी कहीं पे कि मुझे नौकरी मिल जाए। पेपर भी दिए होंगे, ऐसे ही है जी जी, सारा कुछ दिया होगा NTS, लेकिन हुआ नहीं होगा। एंड इसको नौकरी मिली होगी
सिफारिश पे? सिफारिश पे 12 साल बाद नौकरी मिली। 12 साल इंतज़ार करता रहा, 12 साल बाद सिफारिश पे नौकरी मिली, तो उसके बाद फिर यकीन कहाँ रह जाएगा। नाज़रीन, बात चल रही है यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस और जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। इट मीन्स मनी इज हनी माय डियर सनी एंड द रिच मैन्स जोक इज ऑलवेज फनी। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे मुल्क में यही हो रहा है और यही चीज़ें चलती जा रही हैं। और मज़े की बात यह है कि जिस बंदे ने ठीक करनी है वो ये सारा कुछ जानता है। वो भी कहता है कि सेनेट के इलेक्शन जो से हैं वो ख़रीदे जाते हैं। वो भी ये कहता है कि तमाम इलेक्शन रिग्ड होते हैं। वो भी ये कहता है सरकारी नौकरियों में लोग मज़े करने आते हैं। जब जिसने ठीक करना है उससे इन तमाम चीज़ों का तदारुक है तो ठीक क्यों नहीं करता? ये सवाल का जवाब वही दे सकता है। मेरे पास कई आते हैं जी, मुझे जी सरकारी नौकरी दे दो। मैं कहा क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? बस जी पेंशन लग जाएगी, आएगी, काम करो या ना करो कि तनख्वाह मिल जाएगी। ये जो रास्ता होता है तबाही का रास्ता है। भाई हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कौन से दर्जे के लिए अप्लाई करते हैं? नायब कासिद के लिए। नायब कासिद का दर्जा क्या होता है? दर्जा चहारम होता दर्जा चहारम होता है। तो आप अभी हैं क्या? आप क्या जॉब कर रहे हैं? है। मैं LWMC में नायब कासिद की जॉब कर रहा हूँ। नायब कासिद की ही जॉब कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो आपके पैसे कितने हैं? तनख्वाह कितनी मिलती है? मेरी है 17,500 आपको सैलरी। पैसे जो उनसे हैं वो पर डेली वेजेस में मिलते हैं, डेली में मिलते हैं या महीने में मिलते हैं? मंथली मिलते हैं। अच्छा, मंथली मिलते हैं। जी। ये मंथली जो आपको मिलती है इसका कॉन्ट्रैक्ट आपका किस तरह है? यानी कि किसी भी वक्त टर्मिनेट हो सकता है या आप परमानेंट हैं? किसी भी वक्त टर्मिनेट हो सकते हैं। किसी भी वक्त आपको जी, टर्मिनेट किया जी, जा जी। सकता है। ये भाई जो से हैं नायब कासिद के तौर पे काम कर रहे हैं और नायब कासिद के लिए कितनी दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं? मैं 15-20 दफ़ा अप्लाई कर तो चुका ये हूँ। अभी जो आपको टेम्परेरी जॉब मिली है ये कितने पैसे दे के मिली है? ये मुझे पैसे दे के सिफारिश करा के मिली है? जी सिफारिश करवा के मिली। वन एंड सेम थिंग। तो कैसे सिफारिश कराई आपने? किसकी सिफारिश कराई? मैंने सिफारिश नाम ना बताएं, सिर्फ ये बता दें किसकी कराई? मैंने वजीर की? जी वजीर की सिफारिश कराई? जी। ओके। माशाल्लाह। ये इनको वजीर की सिफारिश से ये नौकरी मिली है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये ऐसा पंडोरा बॉक्स है। मैंने एक चीज़ यहाँ से उठाई तो ये पूरी की पूरी चेन है और ये खुलती जाएगी। हमारे पास लोग आते हैं हर रोज़, वो आके कहते हैं कि भाई हमें नौकरी दिलवा दें, तुहाडा ते हत्थ पैंदा तुसीं नौकरी लवा दो, सरकारी नौकरी लवा दो, परमानेंट लवा दो। सरकारी नौकरी बड़ा आसान काम होता है। क्यों? इसके अंदर लोगों को लगता है कि सरकार हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, हम उसके हकदार हैं और हमें मिलना चाहिए ताकि हम वहाँ पर छुट्टियाँ भी कर लें, सारा कुछ कर लें, लगे भी रहें और हम अपना काम भी चलता रहेगा। प्राइवेट नौकरी में आपको 8 घंटे काम करना पड़ता है। प्राइवेट वाला मालिक मेक श्योर करता है कि आप 8 घंटे काम करें। सरकारी में कोई मेक श्योर नहीं करता। उनको पता होता है हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, लेकिन बेवकूफ़ लोग ये समझते नहीं है कि ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा असल में इन्हीं का पैसा है, आपका पैसा है, मेरा पैसा है, जिसमें से आपको पैसा मिलता है आपकी सर्विसेज का। अगर हम लोग ये समझ जाएं कि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके जो पैसे हमें मिल रहे हैं वो हमारे ही पैसे हमको मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम बड़ा अच्छा काम करें और सरकारी नौकरी में बड़ी मेहनत करें। और अगर हम प्राइवेट नौकरियों में मेहनत कर सकते हैं, सरकारी नौकरियों में सोचें हम क्या से क्या कर सकते हैं, कितनी तब्दीली ला सकते हैं, कितनी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। चेंज हमने खुद ने होना है, वो हम हो नहीं रही। माने गरीब से गरीब बंदा भी मेरा भाई है, बड़ा अच्छा, अल्लाह ताला इसको खुश रखे। इसने भी बड़ी मेहनत की होगी, बड़ी सर तोड़ जान मारी होगी और टक्कर मारी होगी कहीं पे कि मुझे नौकरी मिल जाए। पेपर भी दिए होंगे, ऐसे ही है? जी सारा कुछ दिया होगा, NTS, लेकिन हुआ नहीं होगा। एंड इसको नौकरी मिली होगी सिफारिश पे 12 साल बाद नौकरी मिली। 12 साल इंतज़ार करता रहा, 12 साल बाद सिफारिश पे नौकरी मिली, तो उसके बाद फिर यकीन कहाँ रह जाएगा। हमें अपने इदारों पे यकीन पैदा करना है और हमें अपने लोगों पे ये यकीन पैदा करना है कि उनको मेरिट पे नौकरी मिलेगी। आप यकीन माने। हमने अपने इदारों को तबाह किया, मेरिटोक्रेसी ख़त्म की, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे मेरिट को नज़रअंदाज करते हुए उन लोगों को वहाँ बैठाया इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जो डिज़र्व नहीं करते थे। किसी जगह के ऊपर किसी की कोई ज़ाती प्रेफरेंस या किसी की कंसिडरेशन हमने नहीं ली। जो माशरे के अंदर मेरिट का सिस्टम बेहतर होता है वो हमेशा आगे निकल जाता है। अपने इर्द गिर्द, मैं नहीं कह रहा, किसी बच्चे से पूछें कि बेटे नौकरी कैसे मिलती है, बेटे काम कैसे होगा, उसको पता है कि पहुंच से, सिफारिश से, पैसा लगाने से मेरा काम होगा। अमीरों के बच्चे, कभी आप चले जाएं बड़े पोश एरिया में, वो काली गाड़ियाँ गार्ड्स के साथ फिरते हुए नज़र आते हैं आपको। उनको पता है
कि हम यहाँ किसी को मार भी देंगे, किसी को ठुकाई भी कर देंगे, किसी की जान भी ले लेंगे, हम पैसे देके छुट जाएंगे, पैसा बहुत पापा ने कमाया है, हमारे पास बहुत अन्यवार रुपया है, कानून का उनको पता है कि रुपया देंगे हम इजी हो जाएंगे। रुपया चलना है, कानून बाद में चलेगा, सिफारिश चलनी है, कानून बाद में चलेगा। ये जो रवैये हैं ये असल में आपकी तनज़्ज़ुली की वजह बनते हैं। और वो जब ताकतवर अचानक किसी सीट पे आके बैठ जाए तो गरीब के, आम आदमी के कान इसलिए खड़े होते हैं कि उसको पता है कि ये सीट जनाब को किस वजह से मिली है। और फिर आप जितना मर्जी नारा लगाते रहें, मेरिट पे मेरिट पे मेरिट पे। हाँ, आज आप कागज़ खोल के देख लें, जो नौकरियों की हमने मिसालें दी हैं आपको कि एक मैडम यास्मीन राशिद की बेटी की, एक खान साहब की जो सिस्टर इन लॉ है उनकी, तमाम की तमाम नौकरियां उनको मेरिट पे मिली होंगी। पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे मेरिट को नज़रअंदाज करते हुए उन लोगों को वहाँ बैठाया इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जो डिज़र्व नहीं करते थे। कागज़ उठा के देख लें आप, मैं शर्तिया कह सकता हूँ किसी भी कोर्ट के अंदर ये प्रूव हो जाएगा कि ये नौकरियां मेरिट पे ही मिली हैं, इतने लोगों ने अप्लाई किया, उनमें से ये सिलेक्ट हुई हैं और ये बड़ी काबिल, बड़े अजीम, बड़े सीनियर लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ये प्रूव हो जाना है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्रूव हो जाना है, मैं कह रहा हूँ आपको। लेकिन आपको, मुझको और उनको खुद को दिल में ये पता है कि ये जो प्रूव हुआ है ये ऐसे प्रूव नहीं हुआ। यकीन माने, इनसे ज़्यादा काबिल लोग, इनसे ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग, इनसे ज़्यादा ज़हीन लोग सड़कों पे गलियों में मारे मारे फिर रहे हैं। वजह क्या है? ना रुपया बेचारियां कोल, ना सिफारिश है बेचारियां कोल। तो वही गल हो गई भाजी, जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। तो लाई रखो मौजा, खान साहब भी कहते रहेंगे, हम भी कहते रहेंगे, दसी जाओ, सही ना करना, लगे रहो, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।